हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आपका अपना यूट्यूब चैनल न्यूक्लियस लर्निंग सेंटर, मैं प्रोफेसर बीबी गायकवाड़ आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ऐसा ऑर्गन जिसे हम फीमेल गोनैड के नाम से जानते हैं या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के नाम से जानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ओवरी। आज हम ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर या ओवरी का हिस्टोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर होता है, ओवरी का अंदर का जो इंटीरियर होता है, उस इंटीरियर को आज हम समझने वाले हैं या उस इंटीरियर को हम आज पढ़ने वाले हैं। तो ओवरी के अंदर फॉलिकुलर डेवलपमेंट किस तरह से होती है, सेकेंडरी ओसाइट का डेवलपमेंट किस तरह से होता है और कौन से वो स्ट्रक्चर होते हैं फीमेल ओवरी के अंदर जो फीमेल सेक्स हार्मोन को बनाते हैं, ये सारी बातें मैं आपको आज के वीडियो लेक्चर में बताने वाला हूँ। तो जी हाँ, स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। तो ये बोर्ड पे जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ओवरी का, और इस ओवरी को हमने कर दिया है कट। ठीक है, इसको हमने ट्रांसवर्सली कट कर दिया है। तो इस ट्रांसफर सेक्शन में, ओवरी के इस ट्रांसफर सेक्शन में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिल रही। तो बेटा, ओवरी के अंदर जो इंटीरियर होता है, इस इंटीरियर की शुरुआत हम बाहर से अंदर तक करेंगे। तो इस ओवरी के अंदर देखो बेटा, ओवरी का जो सरफेस होता है, सरफेस जो होता है ओवरी का, उस सरफेस पे एक एक चीजें मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूं। जो ओवरी का जो सरफेस होता है, उस सरफेस पे लेयर होता है बेटा, एक सिंगल लेयर होता है, जिस लेयर को हम बोलते हैं जर्मिनल क्यूबॉइडल सेल्स। जर्मिनल क्यूबॉइडल सेल्स। So the surface of ovary is lined with a single layer of the germinal cuboidal cells. अभी किसी साइंटिस्ट का ये मानना था कि ओवरी के अंदर इंट्रायूटेराइन लाइफ में जो मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स होते हैं, जो मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स इंट्रायूटेराइन लाइफ में एक फीमेल फीटस के ओवरी के अंदर बन जाते हैं, वो सारे फॉलिकल्स इस जर्मिनल एपिथेलियल लेयर से बनते हैं, ऐसा कुछ साइंटिस्ट लोगों का मानना था। बट ये सरासर गलत है। एक्चुअली फीमेल फीटस के इंट्रायूटेराइन लाइफ में जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है, तो उस ओवरी के डेवलपमेंट के टाइम पे जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होता है, जिसे हम यॉर्क सैक बोलते हैं, तो उस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के बाजू में बाहर जो एंडोडर्म का लेयर होता है, उस एंडोडर्म से कुछ सेल्स ओवरी के अंदर माइग्रेट होते हैं ड्यूरिंग द फीटल डेवलपमेंट में, और वो माइग्रेट होने के बाद में गोनैड्स में, फीमेल गोनैड्स में चले आते हैं, ओवरी में चले आते हैं, और उस ओवरी में वो फॉलिकल्स बनाते हैं। सो द सरफेस ऑफ द ओवरी हैज अ जर्मिनल क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। जर्मिनल क्यूबॉइडल epithelial cells have no role in the formation of egg. फर्स्ट बात क्लियर हो गई। सो ये जर्मिनल क्यूबॉइडल एपिथेलियल लेयर को कोई रोल नहीं है फीमेल की एग डेवलपमेंट में या फॉलिकल्स बनाने में। ठीक है, उसके बाद में अभी जस्ट सी बिलो द जर्मिनल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। जर्मिनल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के नीचे और एक सिंगल लेयर होगा बेटा। So below the germinal cuboidal epithelium there is a layer of fibrous connective tissue, और ये जो fibrous connective tissue का लेयर जो होता है, उसे हम बोलते हैं ट्यूनिका अल्बुजिनिया। ट्यूनिका अल्बुजिनिया। So first germinal cuboidal epithelial cell का लेयर, उसके नीचे just below the germinal cuboidal epithelial cell there is another one layer of a fibrous connective tissue. ये जो ट्यूनिका अल्बुजिनिया जो होता है, वो बनता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का ये लेयर होता है। ठीक है, दो बातें क्लियर हो गई। अभी ये जो ओवरी के अंदर ये जो पूरा आप इंटीरियर देख रहे हो, मतलब बिलो द ट्यूनिका अल्बुजिनिया। ट्यूनिका अल्बुजिनिया के बाद में ओवरी के अंदर जो जितना भी सारा स्ट्रक्चर होता है बेटा, उस स्ट्रक्चर को हम कलेक्टिवली बोलते हैं स्ट्रोमा। इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा।
और ये जो स्ट्रोमा होता है, ये स्ट्रोमा आपका कंटेन करता है फॉलिक्यूलर सेल्स। इसमें क्या क्या होगा बेटा, देखो फॉलिक्यूलर सेल्स होगा इसमें, उसके बाद में इसमें होगा ब्लड वेसल्स, इसमें होगा ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल के साथ साथ में इसमें होगा लिम्फ वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, और इसके साथ साथ में यहाँ पे होंगे नर्व फाइबर्स, नर्व फाइबर्स, ठीक है ना। तो ओवरी का जो इंटीरियर होता है उसे एक्चुअली हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। और इस स्ट्रोमा में क्या होता है, बहुत सारी फॉलिक्यूलर सेल्स होती है, ब्लड वेसल्स होती है, लिम्फ वेसल्स होती है, और बहुत सारे नर्व फाइबर्स भी होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आपको एक बात जरूर नोटिस करनी है कि ये जो ओवरी का जो स्ट्रोमा होता है, ये ओवरी का स्ट्रोमा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है बेटा। ओवरी का स्ट्रोमा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो ओवरी का जो स्ट्रोमा है उसका जो आउटर पेरिफेरल पोर्शन होता है उसे हम बोलते हैं बेटा कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स। और फिर जो इनर पार्ट होता है ओवरी का उसे हम बोलते हैं मेडुला, मेडुला। तो जरूर ये बात आपको यहाँ पे नोटिस करनी चाहिए कि दिस पार्ट, दिस रीजन ऑफ द ओवरी इज कॉल्ड एज अ कॉर्टेक्स, ठीक है। स्ट्रोमा का जो पेरिफेरल पोर्शन होगा बिलो द ट्यूनिका अल्बुजिनिया, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉर्टेक्स। और फिर जो मिडल पोर्शन होता है, इनर जो पोर्शन होता है, दिस इनर पोर्शन, इस इनर पोर्शन को हम बोलते हैं बेटा मेडुला, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, मेडुला। तो मेडुला के अंदर हमें क्या मिलता है, ब्लड वेसल्स मिलती है, लिम्फ वेसल्स मिलते हैं, और नर्व फाइबर्स भी मिलते हैं। और जो कॉर्टिकल पेरिफेरल पोर्शन होता है उसके अंदर भी हमें ये सारी चीजें मिलती है, बट यहाँ पे फॉलिक्यूलर सेल्स का नंबर बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। अभी बात आती है कि फीमेल के इस ओवरी में जो एग डेवलपमेंट या फॉलिकल्स डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो एक्चुअली कब स्टार्ट होती है। तो बिफोर द बर्थ एक जो फीमेल फीटस होता है, उस फीमेल फीटस के ओवरी में, मतलब इंट्रा यूटेराइन लाइफ में, एक फीमेल के ओवरी के अंदर बहुत सारे मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स होते हैं। 3 to 4 मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स एक फीमेल फीटस के अंदर होते हैं इंट्रा यूटेराइन लाइफ में। और इस फॉलिकल्स को एक्चुअली हम बोलते हैं, ये फॉलिकल्स जो होते हैं, मिलियंस ऑफ जो फॉलिकल्स जो होते हैं, actually these millions of follicles are in the form of the oogonia। ये जो फॉलिकल्स होगी या ये जो सेक्स सेल्स होगी, ये जो गैमेट सेल्स होगी फीमेल ओवरी के अंदर, oogonia, मिलियंस ऑफ oogonia होता है। तो इस oogonia का इंट्रा यूटेराइन लाइफ में डिवीजन हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, माइटोसिस हो जाता है, माइटोसिस हो जाता है। और माइटोसिस होने के बाद में ये मियोसिस में इंटर कर जाती है। माइटोसिस कंप्लीट करने के बाद में ये मियोसिस में एंटर कर जाती है। तो मियोसिस में एंटर करने के बाद में ये कहां तक प्रोसीड करेगी, तो ये मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट तक प्रोसीड करेगी। मतलब देखो, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि फीमेल फीटस के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या इंट्रा यूटेराइन लाइफ के टाइम में फीमेल फीटस के ओवरी में मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स हैं, ठीक है। जो फॉलिकल्स है, इनिशियल फॉलिकल्स, उसे हम oogonia बोलेंगे। और ये oogonia क्या कर जाते हैं, माइटोटिकली डिवाइड कर जाते हैं। माइटोटिकली डिवीजन कंप्लीट करने के बाद में ये जस्ट किसमें एंटर हो जाते हैं बेटा, मियोसिस में एंटर हो जाते हैं। और मियोसिस में कौन सा फेज वो प्रोसीड, मियोसिस का कौन सा फेज वो एंटर कर जाता है, तो यहाँ पे बात आपको ध्यान में रखनी, प्रोफेज फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट का वो एंटर कर जाते हैं। और यहाँ पे प्रोफेज फर्स्ट में आके ये जो मियोटिक डिवीजन होता है, ये मियोटिक डिवीजन स्टॉप किया जाता है, या मियोटिक डिवीजन कुछ समय के लिए, मतलब कुछ ईयर्स के लिए हॉल्ट किया जाता है, ठीक है। यहां तक समझा। क्या हुआ, oogonia माइटोटिकली डिवाइड हुआ, मल्टीप्लिकेशन किया,
जो डॉटर सेल्स बनी, दिस डॉटर सेल्स एंटर्स इनटू द मेयोसिस, और मेयोसिस में एंटर करने के बाद में डिवीजन किस फेज में हॉल्ट किया या स्टॉप किया? प्रोफेज फर्स्ट में स्टॉप किया। यहां तक समझ में आया? ठीक है। तो ये जो मेयोसिस का ये जो हॉल्ट रहेगा, ये हॉल्ट कब तक रहेगा बेटा? ये हॉल्ट रहेगा प्यूबर्टी तक। ठीक है। यहाँ पे कितने फॉलिकल्स थे या ओगोनिया थे? मिलियंस ऑफ ओगोनिया थे। ठीक है। और इन सारे, मान लो सपोज इन सारे ओगोनिया ने प्रोफेज फर्स्ट में एंटर किया और प्रोफेज फर्स्ट में उनमें डिवीजन को स्टॉप किया या हॉल्ट किया। ठीक है। कब तक हॉल्ट किया? प्यूबर्टी तक हॉल्ट किया। तो यहाँ पे 10-12 साल जाने वाले हैं। ठीक है। मतलब बर्थ होने के बाद में जो प्यूबर्टी का इनिशिएशन होगा या प्यूबर्टी का जो इनिशिएशन होगा फीमेल में या गर्ल्स में, उसके लिए लगभग 10-12 साल का समय यहाँ पे जाएगा। ठीक है। और इस समय में ओवरी के अंदर जो मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स है जो प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्टेड है, उनमें से बहुत सारे फॉलिकल्स डेड हो जाएंगे, उनका रिग्रेशन हो जाएगा। फैगोसाइटिक सेल्स जो है वो फैगोसाइटिक सेल्स उन फॉलिकल्स को खा लेगी। ठीक है। तो नंबर ऑफ फॉलिकल्स बहुत कम हो जाता है प्यूबर्टी तक। प्यूबर्टी आने तक जो नंबर ऑफ फॉलिकल्स होता है वो नंबर ऑफ फॉलिकल्स बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है। प्यूबर्टी तक एक ओवरी में 40,000 to 60,000 फॉलिकल्स होते हैं। मतलब यहाँ पे फॉलिकल्स का क्या हुआ? नंबर कम हुआ ना। इस प्यूबर्टी पीरियड में, बर्थ से लेके प्यूबर्टी इनिशिएट होने तक, इस पीरियड में बहुत सारे फॉलिकल्स का नंबर कम हुआ। तो इस फॉलिक्यूलर की जो नंबर में जो डिक्रीज आ रहा है बेटा, उसको हम बोलते हैं फॉलिक्यूलर एट्रेसिया। इसको हम बोलते हैं बेटा फॉलिक्यूलर एट्रेसिया। ये टर्म ध्यान में रखना है। फॉलिक्यूलर एट्रेसिया, फॉलिक्यूल्स डिग्रेड्स कर जाते हैं, फॉलिकल्स को फैगोसाइटिक सेल्स खा जाती है, तो उनका नंबर कम हो जाता है। ठीक है। अभी प्यूबर्टी तक कितने बचे? 40 to 60,000 फॉलिकल्स बचे। और अभी ये फॉलिकल्स देखो, अभी ये जो फॉलिकल्स अरेस्टेड है प्रोफेज फर्स्ट में, जैसे प्यूबर्टी का इनिशिएशन हो जाएगा, ठीक है, जैसे प्यूबर्टी में मेंस्ट्रुएशन इनिशिएट होगा, जैसे प्यूबर्टी में मेंस्ट्रुएशन इनिशिएट होगा, तो ये फॉलिकल्स उनकी डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। मतलब जो अरेस्टेड फॉलिकल्स है वो फिर अपना डिवीजन रिज्यूम करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो इस डेवलपमेंट में क्या होता है एक्चुअली, प्यूबर्टी या मेंस्ट्रुएशन के बाद में जो डेवलपमेंट होता है फॉलिकल्स का, वो कुछ इस तरह से रहेगा। देखो, तो ये फॉलिकल्स जो अरेस्टेड थे, ठीक है, ये फॉलिकल्स अरेस्टेड थे प्रोफेज फर्स्ट में, तो ये फॉलिकल्स पे अभी क्या होगा, जैसे मेंस्ट्रुएशन ऑनसेट होगा तो इस फॉलिकल्स के ऊपर देखो, ये जो पूरा फॉलिकुलर जो डेवलपमेंट है, ये फॉलिकुलर रीजन ओवरी के किस रीजन में हो रहा है बेटा, कॉर्टेक्स में हो रहा है। ठीक है ना, ये कॉर्टेक्स में हो रहा है। कॉर्टेक्स रीजन ऑफ द ओवरी शोज द फॉलिकुलर डेवलपमेंट। स्ट्रोमा में, सॉरी, मेडुला में थोड़ी हो रहा है, मेडुला में नहीं हो रहा है, कॉर्टेक्स में हो रहा है। और ये फॉलिकुलर डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। देखो, ये ओगोनिया से फिर क्या बना, देखा, ओगोनिया से क्या बना, मान लो ये आपका ओगोनिया है जो प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्टेड है, जो प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्टेड है, और इसमें जो बाजू का पार्ट है बेटा, फॉलिकल्स के सराउंडिंग वाला जो पार्ट है वो स्ट्रोमा है, और उस स्ट्रोमा में मैंने क्या बताया था, फॉलिकुलर सेल्स थी। ठीक है ना, तो यहाँ पे कुछ स्ट्रोमल सेल्स जो होती, वो स्ट्रोमल सेल्स इस ओगोनिया पे एक ऐड हो जाती है। ठीक है, अभी ये जो स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ओवेरियन फॉलिकल। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा, ओवेरियन फॉलिकल। डेवलपमेंट में ये फर्स्ट स्टेज आती है बेटा। मैंने आपको सिंपली यहाँ पे क्या बताया,
the oogonia is surrounded by the oogonia is surrounded by the stromal cells। देखो ये जो सेल्स है ये कौन सी सेल्स है बेटा, स्ट्रोमल सेल्स है, और ये आपका क्या था, oogonia था, ठीक है, oogonia था, और इसके बाद पूरा क्या था, स्ट्रोमा था, ठीक है। तो स्ट्रोमल सेल्स जो होती है, ये स्ट्रोमल सेल्स इस oogonia को क्या करती है, सराउंड करती है, और उससे जो स्ट्रक्चर बनता है फर्स्ट, उसको हम बोलते हैं ओवेरियन फॉलिकल्स, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। अभी नेक्स्ट डेवलपमेंट क्या होती है बेटा, ये जो ओवेरियन फॉलिकल है आपका, ये जो ओवेरियन फॉलिकल है, इस ओवेरियन फॉलिकल्स के ऊपर ये जो स्ट्रोमल सेल्स है, ये जो स्ट्रोमल सेल्स है, ये स्ट्रोमल सेल्स अपना शेप चेंज कर देगी, ठीक है। तो इसमें स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, देखो ये आपका रहा oogonia, और oogonia भी जो स्ट्रोमल सेल्स है, दिस स्ट्रोमल सेल्स विल नाउ बी कॉलमनर। ये जो सेल्स होगी, ये सेल स्ट्रोमल सेल विल बी चेंज इनटू द कॉलमनर सेल्स, ठीक है। स्ट्रोमल सेल्स किस में चेंज हो रही है बेटा, कॉलमनर सेल्स में चेंज हो रही है, ठीक है। तो लेयर जो होता है स्ट्रोमल सेल का, उसका शेप यहाँ पे चेंज हो जाता है। नाउ दिस स्ट्रोमल सेल्स आर नाउ एक्ट एज अ कॉलमनर सेल्स, ठीक है। तो ये कॉलमनर सेल्स है, और ये कॉलमनर सेल का रहा बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये कॉलमनर सेल का रहा बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर ये रहा इसके अंदर प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte, ठीक है, और ये प्राइमरी oocyte का क्या रहा बेटा, न्यूक्लियस, और उसके बाजू में है बेटा स्ट्रोमल सेल्स, ठीक है ना। ये सारा स्ट्रोमा के मतलब कॉर्टेक्स रीजन में जो स्ट्रोमा है, उस कॉर्टेक्स में ये पूरा डेवलपमेंट चल रहा है। तो यहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है, वो है बेटा आपका प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है, ये वाला प्राइमरी फॉलिकल। अभी नेक्स्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, देखो अभी ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स, सॉरी नॉट प्राइमरी फॉलिकल्स, इट्स अ प्राइमोर्डियल फॉलिकल, इट्स अ प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो बना आपका, ये बना आपका प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बना आपका प्राइमोर्डियल फॉलिकल। अभी प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स बनने के बाद में ये जो एक आपको सिंगल कॉलमनर सेल का जो लेयर दिखाई दे रहा है प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स में, ये जो फॉलिकुलर सेल्स है जिन्होंने कॉलमनर या कॉलम टाइप शेप एज्यूम किया है, ठीक है, ये सेल्स अभी प्रोग्रेसिवली डिवाइड्स होगी, कॉलमनर सेल्स प्रोग्रेसिवली डिवाइड होगी। तो इससे क्या स्ट्रक्चर बनेगा बेटा, ये सेंटर में एज इट इज हम ले रहे हैं प्राइमरी oocyte, ये उसका ओप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, और इसके ऊपर ये जो अभी कॉलमनर सेल्स थी, ये कॉलमनर सेल्स ग्रो कर जाएगी, बट इससे पहले फॉलिकुलर सेल्स मतलब कॉलमनर सेल्स और oocyte के बीच में एक नॉन सेल्यूलर ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर बनेगा बेटा। कौन सा, नॉन सेल्यूलर ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर बनेगा, और उस लेयर को हम बोलते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटिस करना, ये ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर होता है बेटा ज़ोना पेलुसिडा। ज़ोना पेलुसिडा कहाँ पे बना, ज़ोना पेलुसिडा बना कॉलमनर सेल और प्राइमरी oocyte के बीच में, है ना, प्राइमरी oocyte और कॉलमनर सेल के बीच में एक नॉन सेल्यूलर ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर बना, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, ज़ोना पेलुसिडा, ठीक है। यहाँ पे डेवलपमेंट समझ में आई। अभी देखो बेटा नेक्स्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल है, इस प्राइमोर्डियल फॉलिकल का ये स्ट्रक्चर मैं एज इट इज बना लेता हूँ, ये हुआ ज़ोना पेलुसिडा, ठीक है, उसके अंदर ये प्राइमरी oocyte, ये ओप्लाज्म, ये सिंगल वाला जो लेयर था कॉलमनर सेल का, ये सेल्स एक्चुअली है फॉलिकुलर सेल्स, है ना, उन्होंने शेप एज्यूम किया कॉलम, तो उन्हें हम कॉलमनर सेल्स बोल रहे हैं। बट दिस फॉलिकुलर सेल्स नाउ
प्रोग्रेसिवली प्रोलिफरेट, इनका रैपिडली क्या हो जाएगा बेटा, इनका रैपिडली अभी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत प्रोग्रेसिवली ये सेल्स, फॉलिकुलर सेल्स क्या करेगी, डिवाइड कर लेगी, ठीक है। तो इस पे सेवरल लेयर्स ऑफ फॉलिकुलर सेल्स के बनेंगे, ठीक है ना। देखो पहले एक सिंगल लेयर था, अभी क्या हुए, बहुत सारे लेयर्स बने, किसके बने, फॉलिकुलर सेल्स के बने। तो यहाँ पे सेवरल लेयर्स ऑफ फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है। पहले सिंगल लेयर था, उसने डिवाइड किया और 6-7 लेयर्स बना लिए, सेवरल लेयर्स ऑफ फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है। ये अंदर आपका जोना पेलुसिडा एज इट इज, उसमें प्राइमरी oocyte है, ठीक है, इसमें प्राइमरी oocyte है, और ये सारी सेवरल लेयर्स है किसकी बेटा, फॉलिकुलर सेल्स की, और ये है उसके ऊपर का ये मेम्ब्रेन, ठीक है, ये है मेम्ब्रेन। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्राइमरी फॉलिकल, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्राइमरी फॉलिकल। आई होप यहाँ तक आपको डिवीजन या यहाँ तक आपको डेवलपमेंट समझ में आई होगी। इसको मैं अभी रफ कर देता हूँ बेटा। देखो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, ये मैं आपको 1 by 1 बताता हूँ, ठीक है। पहले ओंगोनिया था, ओगोनिया से क्या बना बेटा, ओवेरियन फॉलिकल बना, ओवेरियन फॉलिकल से के बाद में क्या बना, प्राइमोर्डियल फॉलिकल की जो सिंगल लेयर थी उसने क्या किया, सेवरल टाइम्स डिवाइड हुई, तो सेवरल फॉलिकुलर लेयर्स बना ली। तो जो स्ट्रक्चर बना उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्राइमरी फॉलिकल, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। अभी ये प्राइमरी फॉलिकल जो है हमारे पास, ये प्राइमरी फॉलिकल, ये था हमारे पास ये प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। ये मान लो ये है हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल, जिसके ऊपर सेवरल लेयर्स ऑफ क्या है, सेल्स है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास है प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। इसमें क्या है, प्राइमरी oocyte है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, जोना पेलुसिडा है, और ये क्या है बेटा, ये बहुत सारी सेवरल लेयर्स किसकी है, फॉलिकुलर सेल्स की, ठीक है। तो अभी ये प्राइमरी फॉलिकल, इसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल, ये प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रो कर जाएगा। तो ये प्राइमरी फॉलिकल्स अभी कैसे ग्रो करेगा बेटा, देखो इसमें अभी एपियर होने लगेगी कैविटी, इसमें कैविटी एपियर होगी, ये रहा आपका प्राइमरी oocyte, और ये फिर इसके ऊपर ये फॉलिकुलर लेयर्स, ठीक है, इसके ऊपर ये फॉलिकुलर लेयर्स अभी यहाँ पे फिर प्रोग्रेसिवली डिवाइड हो जाएंगे। तो ये इस तरह से डिवाइड हो गया, अभी देखो ये अभी इस तरह से डिवाइड हो गए कि यहाँ पे कैविटी बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो देखो कैसे कैविटी बनता है, इसके अंदर कैविटी बनना शुरू हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर ये कैविटी बनना शुरू हुआ है, ठीक है। चलो ये सेंटर में यहाँ पे ये है आपका oocyte, ठीक है। क्या बना बेटा, कैविटी बना। देखो बेटा अभी ये जो फॉलिकुलर सेल्स थी, बहुत सारी जो फॉलिकुलर सेल्स थी, उस फॉलिकुलर सेल्स को हम प्राइमरी फॉलिकल्स में बोलते हैं मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा सेल्स, ठीक है। मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा सेल्स डिवाइड हुई और कैविटी एपियर हुई। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में आपको जो कैविटी नजर आ रही है, उस कैविटी को हम बोलते हैं बेटा एंट्रम,
ये जो कैविटी आपको नजर आ रही है उस कैविटी को हम बोलते हैं एंट्रम। एंट्रम और ये जो सेल्स है बेटा, ये सारी जो सेल्स है फॉलिकुलर सेल्स, उस फॉलिकुलर सेल्स को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा। इस फॉलिकुलर सेल्स को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा। ठीक है, अभी देखो यहां पे जैसे जैसे फॉलिकुलर ग्रोथ हुई तो ये जो अरेस्टेड प्राइमरी oocyte थी जिसने प्यूबर्टी के फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन में डिवाइड होना स्टार्ट किया, ये अपना मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कर लेती है। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कर लेती है और अंदर मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कर लेती है और क्या बना लेती है, सेकेंडरी oocyte। ठीक है, क्या बना लेती है, सेकेंडरी oocyte। ठीक है, अभी मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ तो इसमें जो सेकेंडरी oocyte होगी वो सेकेंडरी oocyte क्या होगी, हैप्लॉइड होगी। ठीक है ना, प्राइमरी oocyte डिप्लॉइड होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन भी कंप्लीट हुआ, सेकेंडरी oocyte भी बना। सेकेंडरी oocyte के बाजू में जो प्रोटेक्टिव लेयर है कौन सा है बेटा, ज़ोना पेलुसिडा है। ठीक है, और कैविटी अपीयर हुई है, उस कैविटी को हम बोलते हैं एंट्रम। इस एंट्रम में और ये जो स्ट्रक्चर होगा बेटा, ये जो स्ट्रक्चर होगा अभी कैविटी सेकेंडरी oocyte और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल से क्या बना, प्राइमरी फॉलिकल से क्या बना, यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल से बना सेकेंडरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल से क्या बना बेटा, सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, कैविटी कौन सी बनी, एंट्रम। कैविटी कौन सी बनी, एंट्रम। फॉलिकुलर सेल से उसे क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा। फॉलिकुलर सेल्स और सेकेंडरी oocyte के बीच में कौन सा प्रोटेक्टिव लेयर है बेटा, ज़ोना पेलुसिडा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। देखो बेटा, अभी जो नेक्स्ट जो सेकेंडरी फॉलिकल है, ये सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर क्या होती है बेटा, देखो सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर ये जो कैविटी होती है, ये कैविटी बढ़ती है जाती है ना। कैविटी इंक्रीज होती जाएगी, कैविटी का साइज इंक्रीज होता जाएगा। तो ये जो फॉलिकुलर सेल्स का जो वॉल रहेगा या लेयर जो रहेगा, वो लेयर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि फॉलिकल्स के अंदर कैविटी ग्रो कर रही है, तो ये जो वॉल होगी, जो मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा सेल की वॉल बनी है फॉलिकल्स की, ये थिन हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे आपका बीच में सेंटर में होगा ये सेकेंडरी oocyte और सेकेंडरी oocyte इज आल्सो सराउंडेड बाय फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, सेकेंडरी oocyte इज आल्सो सराउंडेड बाय फॉलिकुलर सेल्स। मैं क्या बोल रहा हूँ ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। लेट्स सी, सपोज ये हो गया मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये कौन सी सेल है बेटा, मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा। कैविटी इंक्रीज हुई, यस और नो, कैविटी का साइज इंक्रीज हुआ। ठीक है, कैविटी का साइज इंक्रीज हुआ, कैविटी ने ग्रो कर दिया, तो फॉलिकुलर सेल्स की जो वॉल है वो थिन हो गई। ठीक है, ये जो कैविटी अपीयर हुआ, इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं बेटा, एंट्रम। कैविटी को हम क्या बोलते हैं, एंट्रम। ठीक है, इस कैविटी को हम एंट्रम बोलते हैं और इस एंट्रम के अंदर जो फ्लूइड होता है बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिकर फॉलिक्यूलाई। ठीक है, तो ये जो फॉलिकुलर सेल्स होगी या जो मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा सेल्स होगी, इस कैविटी के अंदर एक वाटरी लिक्विड सिक्रेट करेगी, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, लिकर फॉलिक्यूलाई। ठीक है, यहां तक समझ में आए। अभी देखो, ये जो आपका यहाँ पे सेकेंडरी oocyte जो है, ये सेकेंडरी oocyte का पोजीशन चेंज हो गया ना। देखो, सेकेंडरी oocyte का पोजीशन क्या हो गया, एक्सेंट्रिक पोजीशन। क्या हो गया, एक्सेंट्रिक पोजीशन। पेरिफेरल
कहाँ पे माइग्रेट होगा, सेंटर में था पहले, देखो सेंटर में था पहले, फिर धीरे धीरे वो माइग्रेट हो गया और क्या पोजीशन एक्यूपाई किया, एक्सेंट्रिक पोजीशन एक्यूपाई किया, ठीक है। तो ये आपका सेकेंडरी ओसाइट, ये स्ट्रक्चर मान लो क्या है, जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा, ठीक है। अब इस सेकेंडरी ओसाइट को जो फॉलिकुलर सेल्स सराउंड कर रही है, मतलब जो मेम्ब्रेन ग्रैन्युलोसा सेल्स सराउंड कर रही है, ये इलोंगेट हो जाएगी, तो इस इलोंगेटेड सेल को हम बोलते हैं बेटा कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉलिकुलर सेल का लेयर जो सेकेंडरी ओसाइट के ऊपर होता है, these are the membrane granulosa cells or the follicular cells, but they becomes elongated during the development के टाइम में उनका elongation हो गया, तो इस लेयर को हम स्पेसिफिकली क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा, ठीक है। ये हो गया कोरोना रेडिएटा का लेयर। उसके बाद में अभी ये सेकेंडरी ओसाइट इस मेम्ब्रेन ग्रैन्युलोसा सेल से, ये फॉलिक्यूल्स की जो वॉल है, उस फॉलिकल्स की वॉल के साथ ये सेकेंडरी ओसाइट आपका कनेक्टेड है। तो जो सेल्स सेकेंडरी ओसाइट को फॉलिकल्स की वॉल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उस सेल्स को हम बोलते हैं बेटा डिस्कस प्रोलिगेरस। उस सेल को हम क्या बोलते हैं बेटा, डिस्कस प्रोलिगेरस। इट इज अ cellular bridge, it is a bridge of follicular cell between the secondary oocyte and the wall of the follicles। तो इसमें जो स्पेसिफिकली ये जो ब्रिज होता है, इसको हम बोलते हैं डिस्कस प्रोलिगेरस, और इसको हम जम हिल्स भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम जम हिल्स भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में बेटा जो फॉलिकुलर सेल्स एंट्रम की तरफ फेसिंग कर रही है, उस फॉलिकुलर सेल्स को हम बोलते हैं क्यूमुलस ओफोरिकस, ठीक है, क्यूमुलस ओफोरिकस। तो बेटा देखो फाइनली क्या स्ट्रक्चर बन गया, फाइनली ऐसा स्ट्रक्चर बन गया जिसमें सेकेंडरी ओसाइट एक्सेंट्रिक इन पोजीशन है, सेकेंडरी ओसाइट और फॉलिकुलर सेल्स के बीच में प्रोटेक्टिव लेयर है, जोना पेलुसिडा। उसके बाद में सेकेंडरी ओसाइट जो फॉलिकल्स की वॉल के साथ कनेक्टेड है बाय द ब्रिज ऑफ फॉलिकुलर सेल, उसको हम बोल रहे हैं डिस्कस प्रोलिगेरस या जर्म सेल्स। उसके बाद में उसके डिस्कस प्रोलिगेरस के अपोजिट एंड में जो सेल्स फॉलिकुलर सेल्स फेसिंग कर रहे हैं एंट्रम की तरफ, उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूमुलस ओफोरिकस। उसके बाद में ये जो वॉल है फॉलिकल्स की, वो जो बनी सेल से बनी है फॉलिकुलर सेल्स, उसको हम क्या बोल रहे हैं, मेम्ब्रेन ग्रैन्युलोसा सेल्स, ठीक है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है सेकेंडरी फॉलिकल से, ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल से जो स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है बेटा, ये स्ट्रक्चर है आपका मैच्योर ग्राफाइन फॉलिकल। ध्यान में रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच्योर ग्राफाइन फॉलिकल। ये स्ट्रक्चर है बेटा आपका मैच्योर ग्राफाइन फॉलिकल। मैच्योर ग्राफाइन फॉलिकल का स्ट्रक्चर एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पार्ट है, 2-3 मार्क्स के लिए एज अ डायग्राम के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये ग्राफाइन फॉलिकल्स इंपॉर्टेंट है। अभी मैं बात करने वाला हूँ ग्राफाइन फॉलिकल्स बनने के बाद में, मैच्योर ग्राफाइन फॉलिकल्स बनने के बाद में क्या होता है। मैच्योर ग्राफाइन फॉलिकल्स बनने के बाद में क्या होगा, देखो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14 डे है, 13 डे तक ये क्या बन जाएगा आपका, मैच्योर ग्राफाइन फॉलिकल बन जाएगा, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन का जो 14 डे होता है वो होता है ओवुलेटरी फेज, ठीक है ना, ओवुलेटरी फेज, जिसमें क्या होता है, जो मैच्योर ग्राफाइन फॉलिकल सेकेंडरी ओसाइट कंटेन कर रहा है, वो सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होगी 14 डे पे रिलीज होगी ओवरी से, ठीक है। जिस स्ट्रक्चर से वो सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होगी वो है मैच्योर ग्राफाइन फॉलिकल। और ये जो ओवुलेशन होता है, वो ओवुलेशन होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लुटेनाइजिंग हार्मोन, LH हार्मोन के अंडर ये
ओवुलेशन होगा, ठीक है। अभी ओवुलेशन होगा तो क्या होगा, ओवुलेशन होता है तो मतलब ऐसा क्या होता है, देखो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर अभी बाहर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर अभी बाहर रिलीज हो जाएगा, जिसे हम क्या बोल रहे हैं बेटा, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी ओसाइट, ठीक है। सेकेंडरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट पे क्या है, कोरोना रेडिएटा है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, जोना पेलुसिडा है, उसके बाद में व्हाइटेलाइन मेम्ब्रेन है, फर्स्ट पोलर बॉडी है, ठीक है ना। क्योंकि फर्स्ट जब डिवीजन कंप्लीट होती है तो एक सेकेंडरी ओसाइट बनती है फंक्शनल सेल, और एक क्या बनती है, पोलर बॉडी बनती है ड्यू टू द अनइक्वल साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो इसमें एक पोलर बॉडी भी है और अबंडेंट अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म भी है, जिसे हम ओप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है लगभग क्या आपका सेकेंडरी ओसाइट। तो ये सेकेंडरी ओसाइट जो रिलीज हुआ है ओवरी से 14 डे में, ये स्ट्रक्चर एक्चुअली इसने मेटाफेज, इसमें मियोसिस सेकेंड कंप्लीट नहीं की है। तो ये अभी ये जो स्ट्रक्चर है जब रिलीज होता है, ये कब रिलीज होता है, 14 डे पे रिलीज होता है। बट इसने क्या मियोसिस सेकेंड पूरी फेजेस कंप्लीट कर ली, नहीं। ये किसमें अरेस्टेड है बेटा, तो ध्यान में रखो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब 14 डे पे जो ओवुलेशन होता है, इसमें जो सेकेंडरी ओसाइट होता है, ये सेकेंडरी ओसाइट मेटाफेज सेकेंड में अरेस्टेड होता है, इसमें अरेस्टेड होता है, मेटाफेज सेकेंड में अरेस्टेड होता है, ठीक है। तो बाकी की जो डिवीजन की फेज होगी, मतलब एनाफेज होगा या टेलोफेज जो होगी, वो जब स्पर्म का पेनेट्रेशन होगा, तो स्पर्म जब पेनेट्रेट करेगा इस सेकेंडरी ओसाइट को एम्पुला में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, तब इस सेकेंडरी ओसाइट उसकी रिमेनिंग फेजेस को कंप्लीट करेगा और वहां पे स्ट्रक्चर बनेगा ओवम, ठीक है। तो ओवरी से ओवम नहीं रिलीज होता है, ओवरी से जो स्ट्रक्चर रिलीज होता है मैच्योर ग्राफाइन फॉलिकल से, वो आपका क्या होता है, सेकेंडरी ओसाइट, और वो किसमें अरेस्टेड होता है, मेटाफेज सेकेंड में अरेस्टेड होता है, ठीक है। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया, ठीक है। तो अभी ठीक है, चलो ओवुलेशन भी हो गया, सेकेंडरी ओसाइट भी चला गया, ठीक है। जाएगा वो एम्पुला तक, उसको कंडक्ट करेंगे सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स फैलोपाइन ट्यूब की, एम्पुला तक ले जाएगी, और मे भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। बट देखो अभी यहाँ पे ये जो रिमेनिंग कैविटी है, ये जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर होता है ओवुलेशन के बाद में, रिमेनिंग स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर ग्राफाइन फॉलिकल, मैच्योर ग्राफाइन फॉलिकल, इसका क्या होता है बेटा, इसका क्या होता है, दिस रिमेनिंग स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर ग्राफाइन फॉलिकल्स, इसमें जो मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा सेल्स है, इसमें जो फॉलिकुलर सेल्स है, ठीक है, ये फॉलिकुलर सेल्स क्या कर जाएगी, डिवाइड कर जाएगी, और इससे जो स्ट्रक्चर बनेगा बेटा, इससे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा कार्पस ल्यूटियम। मतलब रिमेनिंग स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर ग्राफाइन फॉलिकल से जो फीमेल के बॉडी में या ओवरी में जो टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड का स्ट्रक्चर बनेगा वो कार्पस ल्यूटियम बनेगा, ठीक है। देखो ये जो सेकेंडरी ये जो मैच्योर ग्राफाइन फॉलिकल्स ओवुलेशन के पहले कैसे था, ओवुलेशन के पहले कैसे था, एवैस्कुलर था, कैसे था, एवैस्कुलर था, उसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं था। बट जैसे ही ओवुलेशन हुआ और रिमेनिंग स्ट्रक्चर जो है मैच्योर ग्राफाइन फॉलिकल्स वो सडनली किसमें डेवलप हुआ, वो डेवलप हुआ कार्पस ल्यूटियम में। किसमें डेवलप हुआ बेटा, कार्पस ल्यूटियम में डेवलप हुआ। तो इस कार्पस ल्यूटियम जो बनता है, ये कार्पस ल्यूटियम कैसे होता है बेटा, वैस्कुलर होता है। कैसे होता है बेटा, वैस्कुलर होता है, वैस्कुलर होता है। इसका मतलब इस कार्पस ल्यूटियम के अंदर हमें सेंट्रल रीजन में कुछ ब्लड यहाँ पे हमें जमा हुआ दिखेगा। कार्पस ल्यूटियम के सेंटर में ब्लड क्लॉट या ब्लड यहाँ पे आपको जमा हुआ होगा, दिखाई दे रहा है।
ये जो ब्लड क्लॉट होता है कार्पस ल्यूटियम में, उसको हम बोलते हैं कार्पस हेमोरेजिकम, कार्पस हेमोरेजिकम। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, कार्पस हेमोरेजिकम। ठीक है, अभी ये कार्पस ल्यूटियम जो स्ट्रक्चर बना है वो फीमेल बॉडी का टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है, फीमेल बॉडी का टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो ये टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो कार्पस ल्यूटियम है। क्या है बेटा? कार्पस ल्यूटियम है। और ये जो कार्पस ल्यूटियम की जो सेल्स होती है, ये कार्पस ल्यूटियम की सेल्स येलो कलर्ड होती है। कैसी होती है बेटा? येलो कलर्ड। तो आप बोल सकते हो कि मैच्योर ग्राफाइन फॉलिकल की जो रप्चर्ड फॉलिकल की जो कैविटी होती है ओवुलेशन के बाद में, उससे बनता है येलो बॉडी स्ट्रक्चर बनता है, जिसे हम बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। क्योंकि कार्पस ल्यूटियम की जो सेल्स होती है वो सेल्स कंटेन करती है ल्यूटेन पिगमेंट्स, या फिर इस सेल्स को हम क्या बोलते हैं? कार्पस ल्यूटियम के अंदर जो सेल्स होती है उसको हम बोलते हैं ल्यूटेन। और ये ल्यूटेन सेल्स पिगमेंट कंटेन करती है कौन सा? कैरोटीन पिगमेंट। और इस कैरोटीन पिगमेंट की वजह से इसका जो कलर होता है वो होता है येलो कलर। ठीक है, तो एक्चुअली ल्यूटेन सेल्स जो होती है कार्पस ल्यूटियम की, वो प्रेगनेंसी हार्मोन बनाएगा कौन सा? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ये ल्यूटेन सेल्स प्रोजेस्टेरॉन बनाएगी। अभी ये एक्चुअली कार्पस ल्यूटियम को एक्टिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी के लिए, प्रोजेस्टेरॉन जरूरी होता है। तो बट अगर सपोज फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर, इफ देखो एग रिलीज होने के बाद में आपको दो पॉसिबिलिटीज ध्यान में रखना है। एक तो फर्टिलाइजेशन होगा तो मेंस्ट्रुएशन लॉस होगा, और फिर परमानेंटली एक प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेटिंग स्ट्रक्चर फीमेल के बॉडी में बनेगा, जो पहले 3 महीने तक एक्टिव रहेगा प्रेगनेंसी के टाइम में, वो कार्पस ल्यूटियम ही होगा। बट सपोज मान लो इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर और टेक्स प्लेस, तो क्या होगा? ये जो कार्पस ल्यूटियम जो है बना हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो 9th डे से वो डीजनरेट होगा। 9th डे से उसका डीजनरेशन स्टार्ट होगा, और 14 डे में, मतलब देखो कब? ओवुलेशन के बाद में 9th डे तक वो वेट करेगा फर्टिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो ओवुलेशन के टाइम से, मतलब 14 डेज से लेके उस 14 डेज के बाद में और 9 डेज ऐड कर लो, तब तक वो वेट करेगा। मतलब फीमेल के ओवरी में जो फेज चल रहा होगा वो ल्यूटियल फेज होगा या सेक्रेटरी फेज होगा। ठीक है, तो इस टाइम पे अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो डिजनरेट हो जाता है, और डिजनरेशन उसका कंप्लीट होता है 14 डे पे। ठीक है, मतलब देखो 14 और ये 14, टोटल कितने डेज कंप्लीट हो गए? 28 डेज कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये डिजनरेट हो जाता है तो ये डिजनरेशन इसका हो जाता है किसमें बेटा? कार्पस अल्बिकन्स। एक व्हाइट स्कार बॉडी बनती है कार्पस ल्यूटियम से अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो, और ये स्ट्रक्चर जो बनता है इसे हम बोलते हैं कार्पस अल्बिकन्स। और ये कार्पस अल्बिकन्स कोई टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है जो प्रोजेस्टेरॉन बनाता भी नहीं है। ठीक है, so it is not a temporary endocrine gland of the female, it is a only white scar body which is developed from the carpus luteum, and this is going to be happen when there is a no fertilization। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है फीमेल की ओवरी का, और इस तरह से ये फीमेल के ओवरी में एग की डेवलपमेंट होती है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।